हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ और ये एजुकेशनल सीरीज़ है। उसके ऊपर होगी। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो ये है कि आज जो पहला जो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुख्तलिफ़ जो जो इम्पोर्टेंस की हामिल चीज़ें हैं उनको मैं मेरी कोशिश ऐसे होगी कि मैं उनको इस तरीके से बयान करूं कि एक आम इंसान जो है जिसका इसका कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में चूँकि मुश्किल होती है तो उसको भी समझने में आसानी हो। और कोई वो टॉक्स देखता है तो मतलब एक न्यूज़ चैनल्स के ऊपर टॉक्स देखता है या कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उसको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हमारे अपने पहले लेक्चर के साथ, जो कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो सबसे पहले चीज़ जो तब्दील की गई है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको तब्दील किया गया है। अब पहले ही होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना दिया जाता था और जो प्रेसिडेंट था उसको वो अपॉइंट कर देता था। लेकिन अब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो तब्दील कर दिया गया है। अब ये हो गया है कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई गई है, जो कि टॉप 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उसमें से किसी एक का नाम जो होगा वो रेकमेंड करेगी। उसके बाद वो नाम जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर उसको वो भेज देगा प्रेसिडेंट के बाद, जहाँ पर उसको फाइनली अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि पार्लियामेंट जो है उसकी से में इजाफा हुआ है। पहले पार्लियामेंट का रोल नहीं था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट में, लेकिन इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद अब पार्लियामेंट का रोल उसकी अपॉइंटमेंट में बढ़ गया। अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उसकी टर्म लिमिट कितनी है, मतलब है कितने सालों के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह सकता है। पहले ही होता था कि जो चीफ जस्टिस था वो 65 साल की एज तक वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रह सकता था, कोई फिक्स टर्म नहीं होती थी उसकी। अब 26वीं अमेंडमेंट के पास होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टर्म है उसको 3 सालों के लिए फिक्स्ड कर दिया गया है। मतलब ये कि अब जो चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल तक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा या वो उससे पहले भी रिटायर हो सकता है अगर अगर वो खुद रिज़ाइन कर दे, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से मतलब है उसको रिमूव किया जाए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगा। बाकी उसकी फ़िक्स टर्म कर दी गई है 3 सालों के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पहले ये होता था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था वो जो रिकमेंडेशंस था वो 8 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजता था और वो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती थी और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजता था, जो कि उसको फाइनल अप्रूवल कर देता था उसको। लेकिन अब 26वीं अमेंडमेंट के पास होने के बाद जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नेम्स को जो वो फाइनलाइज करती है उसको डायरेक्ट भेजती है प्राइम मिनिस्टर को और वो स्किप करती है जो पुरानी 8 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको वो स्किप करती है। अब वो नामों को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भेजती है और प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, जहाँ से उसका फाइनल अप्रूवल हो जाता है। तो इसके अंदर जो 8 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको रिमूव कर दिया गया है और नई 12 मेंबर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि अब
इसके मैटर्स को जो वो देखती है। अब हम देखते हैं कि ये जो 12 मेंबर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 12 मेंबर्स होते हैं। इसमें से जो 8 मेंबर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे और 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड होती है, ठीक है, तो उस केस में सेनेट के ही 4 मेंबर्स जो होंगे वो कमेटी बनाएंगे। ठीक हो गया। जो ये मेंबर्स हैं, ये जो 12 मेंबर्स हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सेलेक्ट किए जाएंगे। मसलन ये कि जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ होगी पार्लियामेंट के अंदर, उस हिसाब से इन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि इस कमेटी की वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ये कमेटी काम कैसे करेगी, इस कमेटी के ने अपने काम कैसे करने हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन करनी है, वो जो हमने बताया था ना, मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो टॉप 3 जजेस में से किसी एक का नाम जो होती है वो नॉमिनेट करती है। तो ये जो कमेटी है ना, उस चीफ जस्टिस का जब नाम नॉमिनेट करेगी, उसको 14 दिन पहले करेगी। ठीक हो गया है। बिफोर, उससे पहले कि ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो रिटायर होने से पहले 14 दिन पहले वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो नॉमिनेट करेगी। दूसरी चीज़ जिसकी ये आती है कि इसकी जो मीटिंग्स होंगी वो इन कैमरा होंगी। ठीक हो गया, कॉन्फिडेंशियल होंगी इसकी मीटिंग्स, लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा। तीसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पाकिस्तान का आर्टिकल 68 ये कहता है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर सारे लॉ मेकर्स हैं, 8 जो हैं वो नेशनल असेंबली से हैं और 4 जो हैं वो सेनेट से हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 68 है वो लॉ मेकर्स को के ऊपर पाबंदी लगाता है कि आप जो है वो जजेस का कॉन्डक्ट जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है 12 बंदों की, इसके ऊपर ये वाला आर्टिकल लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट्री जजेस का जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, उसके बारे में आपस में गुफ्तगू करके उस नाम को नॉमिनेट करेगी। और चौथी चीज़ ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी खुद के लिए भी रूल्स बना सकती है कि कैसे ये ऑपरेट करेगी। ये उसकी ख़ुद की मजाज है कि वो किस तरीके से ख़ुद की वर्किंग के लिए रूल्स वगैरह बनाती है। ठीक हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स थे इसकी वर्किंग के जो मेन है। एक तो मैंने बता दिया कि 14 दिनों के अंदर उसने नॉमिनेट करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम, इसकी मीटिंग कॉन्फिडेंशियल होंगी। थर्ड नंबर पे भी ये बता दिया कि ये जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं जो चीज़ आपको बताई है दैट इज़ कि ये ख़ुद की वर्किंग के लिए भी जो है वो रूल्स बना सकते हैं। अभी तक हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा, उनकी टर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर चेंजेस पढ़ी। पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा और उसकी ये देखा कि वो वर्किंग कैसे करेगी। अब हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स और जुरिस्डिक्शन है, देखते हैं कि उसके अंदर मतलब है क्या तब्दीली हुई है, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। पहले ये होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास एक स्पेशल पावर थी, सो मोटो की पावर। सो मोटो किसी को बोलते हैं कि इसमें ये होता था सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस के ऊपर कैन एक्ट ऑन इट्स ओन, मतलब है वो खुद किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकती थी। लेकिन अब ये आर्टिकल 184 के तहत थी। लेकिन अब इस तरह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो सो मोटो की पावर है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। वो कैसे कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद के बलबूते के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट उसी केस के ऊपर उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक्ट करेगी जो उसके अंदर फाइल की जाएगी, जो उस एप्लीकेशन के अंदर जो कंटेंट होगा उसी के बेस के ऊपर एक्शन लेगी। तो इससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो
सो मोटो की पावर है या किसी भी कोई चीज़ गलत होती हुई देखती है, जैसे साकिब निसार अक्सर जो थे वो सो मोटो ज़्यादा लेते थे। फ़र्ज़ करें कि जैसे हॉस्पिटल्स मतलब है कि परफॉर्म नहीं करी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पा रही, जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, तो उनके ऊपर जो था वो सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेके करती थी। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से जो पावर्स हैं, देखते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन जो पावर सुप्रीम कोर्ट की तब्दील हुई है उसमें एक और चीज़ ये हुई है कि जो केस ट्रांसफ़र करने की पावर है उसको इन्हेंस कर दिया गया है आर्टिकल 186 ए के तहत। अब वो क्या हो कैसे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती है कि किसी को केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तक केस को ट्रांसफ़र करना है तो वो पावर उसकी इन्हेंस कर दी गई है। दूसरा ये किया गया है कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी केस को अ, खुद इट्सेल्फ मतलब है उसकी तरफ वो केस को ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर वो समझती है कि वो इट इज़ इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मतलब है कि जस्टिस के बेस्ट इंटरेस्ट में है तो वो केस को ट्रांसफ़र कर सकती है खुद तक भी। कि और जी ये चीज़ की गई है इसके अंदर कि जो अपील करनी है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। वो कैसे इंक्रीज़ किया गया है कि पहले ये होता था कि अगर कोई केस जिसकी मतलब है 50,000 रुपये तक भी अगर मतलब है कि उसको कोई डिस्प्यूट था कोई चीज़ था उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अपील कर सकते थे। लेकिन अब उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करके 10 लाख रुपए तक अगर कोई कंप्लेंट कोई अपील फ़ाइल करनी है तो उसका थ्रेशोल्ड जो है वो 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दिया गया है, तो आप अपील फ़ाइल कर सकते हो। इसका एक और ये आई थिंक एक फ़ायदा है कि जो नंबर ऑफ़ अपील्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं वो मतलब उस तरह वो कम हो गई हैं। मतलब छोटे छोटे डिस्प्यूट्स छोटे छोटे केसेस भी जो थे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी फ़ाइल कर दी जाती थी अपील, लेकिन अब उसको उसका थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तरीके से अगर हम देखें तो हाई कोर्ट्स की भी जो पावर है मतलब है कि उसकी जो सो मोटो पावर है उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले आर्टिकल 199 के तहत जो था वो हाई कोर्ट जो थी वो सो मोटो पावर्स मतलब है कि यूज़ कर सकती थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके अंदर एक नई क्लॉज 1A डाल दी गई है, जिसकी वजह से अब उसकी सो मोटो की पावर हाई कोर्ट्स की वो ख़त्म कर दी गई है। अब आपने काफ़ी सुना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो बनाए गए हैं। तो हम अभी पढ़ते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इनकी फॉर्मेशन कैसी है, पावर्स क्या हैं इनके पास, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर जैसे कि हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एक के बारे में ज़िक्र आया है कि वो बनाई गई हैं। वो आर्टिकल 191 ए के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो बनाए गए हैं कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है वो बनाए जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हैंडल करेंगे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इनके पास स्पेशल पावर्स हैं और इनकी रूल्स हैं ख़ास किस्म के जिसके तहत ये काम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लॉज़ 1 के तहत कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इस आर्टिकल 191 क्लॉज़ 1 के तहत वो कैसे होगी। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नॉमिनेट करेगी जजेस को इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। कौन नॉमिनेट करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा जजेस को। पहली बात ये हो गई। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये स्पेसिफिक टर्म्स के लिए बनाए जा सकेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो नॉमिनेट करेगा जजेस को इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, उसमें एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जो सूबे हैं मतलब तमाम सूबों में से कोशिश किया जाएगा कि इक्वल नंबर ऑफ़ जजेस को उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नॉमिनेट किया जाए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें 4 जजेस को नॉमिनेट करते हैं तो कोशिश ये होगी कि हर सूबे में से
एक एक जज को उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पार्ट बनाया जाए। लेकिन चूंकि इसकी जो मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वो है कि 5 जजेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। फिर इसका फ़ायदा क्या है कि तमाम सूबों में से कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी इस पूरे केस को, मतलब है कि इसकी फॉर्मेशन के अंदर एक बैलेंस्ड का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि जो इसकी क्लॉज 2 है उसके तहत ये कहा गया है कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे, उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज कहलाएगा। वो क्या होगा? वो प्रिजाइडिंग जज के तौर पे एक्ट करेगा। चूँकि देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये वही मैटर्स को देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होंगे। अब जो दूसरे बेंचेस हैं उनका जो लिमिटेड रोल ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस हैं उसको क्लॉज 3 के अंदर बताया गया है कि वो कौन से, वो जो है वो सिर्फ 3 तरह के ही जो मतलब है कि केसेस जो होंगे उनको वो हैंडल करेंगे जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होंगे। उसमें सबसे पहले चीज़ आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आती है? जहाँ पर जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे सिटीजन्स के वायलेट हो रहे होंगे, वहाँ पर जो है वो उन उन केसेस को हियर करेंगे। जो दूसरे नंबर पे आते हैं दैट इज़ एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक हो गया है, तो वो उसको देखेंगे। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन जहाँ पे होता है उससे मुतल्लिक़ क्या है कि वो उसको कैसे डील करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि इसको मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दे के ये बताता हूँ कि हाई कोर्ट जो है उसने लीगलाइज कर दिया है एक एजुकेशन पॉलिसी जो कि किसी भी प्रोविंशियल, फ़र्ज़ करें किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसको हाई कोर्ट जो है उसने उसको लीगलाइज कर दिया। लेकिन अब ये हो गया है कि एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स वो उठे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये आर्टिकल 25A जो है जिसका ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, वो उसको वायलेट करती है, उसका जो प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट करती है। तो ये किधर चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करेगी जो फैसला लोअर कोर्ट्स, मतलब है कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया हुआ है उसको रिव्यू करेगी, सुनेगी और फाइनल डिसीजन उसके ऊपर देगी। तो मतलब ये है कि ये तो जो हमने बोला कि जो दूसरे बेंचेस होंगे उनकी ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो आती है वो उसके अंदर आ जाती है। और तीसरे नंबर पे जो आती है वो आता है उनका जनाब के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या आती है कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर कहता है कि एडवाइज़ करने को बोलता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि फ़र्ज़ करें कि आर्टिकल 62 63 के तहत ये कहा जाता है कि क्या एक डिसक्वालीफाइड पर्सन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रन कर सकता है या नहीं कर सकता। अब चूँकि ये मैटर ऐसा है इसके ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगेगा कि एडवाइज़ किया जाए क्या एक डिसक्वालीफाइड बंदा पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता, रन कर सकता है या नहीं कर सकता। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो जब 2005 के अंदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी कि कैसे जो है वो जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रूलिंग दी थी। तो ये दूसरे जो बेंचेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे उनका लिमिटेड रोल मैंने बताया आपको कि वो 3 है, चाहे वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन से हो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से हो या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसके ऊपर उनके वो कर सकेंगे, उन मैटर्स को डिसाइड कर सकेंगे। जो क्लास 4 है उसके अंदर ये कहा गया है कि 5 मिनिमम 5 जज रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया है,
कि कोई भी जो मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे, उसमें मिनिमम 5 जजेस जो होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया। 5 जजेस का होना ज़रूरी है। अब उन जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर उनको कौन करेगा? एक प्रिजाइडिंग जज होगा और 2 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे, जो कि उसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे। कौन होंगे? एक कमेटी होगी जिसके अंदर प्रिजाइडिंग जज होगा और 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। फिर ये है कि अब जितने भी पुराने केसेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को वो केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर एक और ये चीज़ भी बताई गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अपनी रूल्स खुद बना सकता है कि उसने कैसे ऑपरेट करना है, वो कैसे मतलब है कि उसने अपने रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो खुद डिसाइड करने हैं कि वो कैसे ऑपरेट करेगा। जैसे हमने बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे बनेंगे, मैंने पूरा एक बताया। इसी तरीके से हाई कोर्ट के अंदर जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो होंगे वो बनाए जाएंगे। उनका भी पर्पस यही होगा कि जो मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस है वो यही बेंचेस जो होंगे उनको डील करेंगे। तो इसका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है कि वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगी वो नॉमिनेट करेगा जजेस को इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर। इधर भी सेम होगा कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। फिर जो होगा एक कमेटी बनेगी जिसके अंदर हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे जजेस को। वो एक कमेटी बनेगी जैसे उधर बनी थी, 3 मेंबर जजेस की एक कमेटी बनी थी, सेम इधर ऐसे ही वो होगा। और ये स्पेसिफिक टर्म्स के लिए क्रिएट होंगे। तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है दोनों के अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगे सेम वैसे ही है कि हाई कोर्ट में वही प्रोसीजर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के अंदर जो जजेस हैं उनको नॉमिनेट करने का, और उनके पास भी खुद इख्तियार होगा कि उन्होंने प्रोसीजर डिसाइड करना है कैसे वो जजेस की जो बेंचेस होंगी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये वो खुद डिसाइड करेंगे उनके रूल्स। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 175 ए और 177 के तहत मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा है। इसके अंदर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी कंपोजिशन के अंदर कुछ तब्दीली की गई है। अब मैं आपको उसका एक सीक्वेंस से बताता हूँ कि कौन कौन से मेंबर्स हैं और कौन से पुरानी प्रोसीजर के अंदर से अभी जो है वो तब्दीली की गई है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक हो गया। इसके अंदर अभी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो है प्रिजाइडिंग जज की, कि प्रिजाइडिंग जज अब जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका वो मेंबर होगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि जो एक लॉयर इंट्रोड्यूस्ड होगा, मतलब इसका मेंबर होगा जिसकी 15 साल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस होगी, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। अब इसके अंदर जो है वो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस पिछला जो पहले जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 26 अमेंडमेंट पास होने से पहले जो ये था कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता था वो मेंबर होता था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन अभी जो है उसका ये जो चीज़ है जो उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक हो गया। और अब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर नहीं हो गया। अब जो कुछ नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसके अंदर कंपोजिशन में, वो ये है कि 4 लॉ मेकर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से 2 जो हैं वो सेनेट में से होंगे और 2 जो हैं वो नेशनल असम्बली में से होंगे। इसके अंदर भी ये किया गया है जो 2 बंदे नेशनल असम्बली में से होंगे उसमें से एक जो है वो ट्रेयरी बेंच से होगा, मतलब है कि गवर्नमेंट से होगा, और एक जो है वो अपोजिशन
मेंबर होगा, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उसमें से वो मेंबर होगा पार्लियामेंट में से। इसी तरीके से जो सेनेट के अंदर भी है वो एक मेंबर ट्रेजरी से, मतलब है कि गवर्नमेंट का बंदा होगा, मेंबर होगा, और एक जो होगा वो अपोजिशन से चूज़ किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर ये है कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व्ड है, उस केस के अंदर चारों के चारों मेंबर्स जो हैं वो सेनेट में से नॉमिनेट किया जाएंगे, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि एक जो है जो वुमेन या फिर नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट जो कि क्वालिफाइड होगी टू बी अ सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसके अंदर वो एलिजिबल होगी, उसको नॉमिनेट करेगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 years। अब ये इस सारे के जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मेंबर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उधर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका चेयरपर्सन हो गया, एक मेंबर हो गया। दूसरे नंबर पे प्रिजाइडिंग जज, एक नया जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो उसका मेंबर होगा। थर्ड नंबर पे ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जिसकी 15 साल की सर्विस होगी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के तौर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जिसकी 15 साल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर की प्रैक्टिस होगी, वो इसका मेंबर होगा। ठीक है। और फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, फार्मर जज जो रिटायर्ड हो चुका है, अब वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। और बाकी मैंने आपको बताया कि 4 लॉ मेकर्स इसके अंदर होंगे और एक जो है वुमेन या फिर नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट वो इसका मेंबर होगी। सर एक एक्सप्लेनेशन एडेड है जो मैंने आपको बोला है ना कि जो प्रिजाइडिंग जज को जो है वो मेंबर बनाया गया है, तो अगर प्रिजाइडिंग जज जो है वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या फिर टॉप 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से आता है, तो उस सूरत में जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज के तौर पे, मतलब है वो मेंबर होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर भी उनको अपॉइंट करने में भी जो अ, जो तरीक़ाकार है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंपोजिशन है उसके अंदर तब्दीली की गई है। उसके अंदर अब ये जो मेन चीज़ ये है जो ऐड की गई है कि जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे ना, उसका जो हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड होगा, अब वो जो है उसका हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर उसकी मतलब है वो रोल होगा, वो मेंबर बनेगा। पहले ये होता था 26 अमेंडमेंट से पहले कि जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो जज की उम्र होती थी वो 45 थी, लेकिन अभी उसको कम करके 40 साल कर दिया गया है। ठीक हो गया है। अभी 40 साल का भी एज का जो जज है वो हाई कोर्ट का जज जो है वो बन सकता है। फिर यह है कि सिविल सर्विस क्राइटेरिया जो है उसको रिमूव कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनने से। अब इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस के अंदर जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट तब्दीलियाँ की गई हैं कि 15 मेंबर 15 साल जिस लॉयर का एक्सपीरियंस होगा, मतलब है कि इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद का जज अपॉइंट करने में उसका अब वो रोल होगा, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। ठीक हो गया। और उसको अपॉइंट कौन करेगी, इस्लामाबाद बार कौंसिल उसको अपॉइंट करेगी। और जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज को अपॉइंट करने में जो है वो फेडरल मिनिस्टर जो है वो होगा जिसको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। इसमें एक चीज़, ये चीज़ जो जजेस की एज कम की गई है उसमें यंग लीगल टैलेंट को इनकरेज किया गया है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का पार्ट बन सकते हैं। तो उनको इनकरेज किया गया है कि वो
अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के हाई कोर्ट का जज के तौर पे मतलब है कि मेंबर बन सकते हैं उसका। फिर इसके अंदर ये है कि परफॉर्मेंस एवेलुएशन का क्राइटेरिया एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके तहत जो है वो जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो उसको एवेलुएट किया जाएगा। तो अ, इसके लिए ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एनुअल रिव्यू करेगी जजेस की परफॉर्मेंस को। तो जो जजेस जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उनको पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बावजूद जो है उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो उनके ख़िलाफ़ फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक परफॉर्मेंस एवेलुएशन का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको के करेगी। फिर ये है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, पहले ये होता था कि कोई भी पार्लियामेंट होगी या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, 2/5 ऑफ द मेंबर्स अगर वो वोट करते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो मैटर फिर उस वक्त काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास जाता है कि वो उसको रिव्यू करती है। लेकिन अब उसको चेंज करके 1/4 मतलब है कि 1/4 कर दिया गया है, जो कि 25% बनता है। कि मतलब ये है कि 25% पार्लियामेंट या फिर किसी भी प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं, अगर वो वोट करते हैं किसी भी मैटर्स के ऊपर कि उस मैटर को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में लेके जाया जाए, तो वो मैटर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में चला जाएगा। ठीक हो गया। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसका जो उसका जज होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, उसको अब ये है कि वो एलिजिबल हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज कि मतलब है उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक हो गया। और जो भी मैटर फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर आएगा उसको उन्होंने 12 मंथ के अंदर अंदर फाइनल जो है वो डिसीजन मतलब है देना होगा उसने। अब हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है अभी हमने पढ़ा है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो कंपोजिशन के चेंज किया गया है और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। कि क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर 2 सेनेट और 2 नेशनल असम्बली से मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो जजेस को नॉमिनेट करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। जब उसके अंदर ये जो 4 मेंबर्स का जो ऐड किया गया है उससे ये है कि अब मतलब है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट जो है वो उसको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब है वही जजेस को हायर कोर्ट्स में अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नमेंट जिनको समझती है, जो कि मतलब है कि जो कि उनके मुताबिक उतरते हैं पूरे। मतलब है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं जजेस को हायर रैंक्स के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि ये पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को, जब उसका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंपोजिशन को चेंज करके। तो ये पहला इसके ऊपर मेन क्रिटिसिज्म है जो इसके ऊपर किया जा रहा है। जो दूसरा मेन चीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, करवाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो तब्दील करने से, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। पहले ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो था वो बन जाता था। लेकिन अब जो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो नॉमिनेट करती है टॉप 3 जजेस में से किसी एक बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे। तो इसकी वजह से ये हो गया है कि मतलब है कि उन्हीं जजेस को ही नॉमिनेट किया जाएगा जो ये फियर है जो जो कि गवर्नमेंट से लॉयल होंगे। तो ये जो है इम्पार्शलिटी ऑफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो जुडिशरी है उसका जो चेक है एग्जेक्टिव के ऊपर उसको भी ख़ासा हद तक डैमेज कर सकता है। तो
तो जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अब एक चीज़ हमने इसके अंदर एक और पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सो मोटो पावर है, जो मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस होते हैं, जहाँ पर पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट समझती थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो खुद ऑन इट्स ओन एक्शन ले सकती थी। लेकिन अब इस पावर को रिमूव करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो खुद जहाँ पर वो समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो अब जो जुडिशरी है वो एक्शन ख़ुद नहीं ले सकती। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। के अंदर एक और चीज़ ये है कि जो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये है कि वो टेलर्ड मेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना सकती है किसी भी मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस को डील करने के लिए, या फिर उन मैटर्स को भी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के तहत होते हैं कि वो बेंचेस बना सकती है। लेकिन अगर वो जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बेंच बनाती है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए उन जजेस को का बेंच बनाएगी जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस या कोई भी सिग्निफिकेंस मैटर ऐसा है उसको डील करने के लिए। तो ये इसके ऊपर ख़ासा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। एक और जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जिस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिस तरीके से सिक्रेटिव तरीके से ये पास की गई है, इसके ऊपर, इसके पैसेज के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म है इसकी बेस के ऊपर कि ये जो है जिस हेस्टी मैनर के अंदर ये पास की गई है, और ये है कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। तो इसके पैसेज के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ये है कि ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है जिसको कि मैंने स्टार्ट किया है, और ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो कि पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है उनसे रिलेटेड है, तो मैं उसके ऊपर बाकायदा से एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो अगर कुछ आपके कोई आप टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं आइंदा वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ, तो वो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में भी रिकमेंड कर सकते हैं। और ये है कि अगर मेरी कोई इस वीडियो के अंदर कोई ख़ामी है या कोई चीज़ है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, कोई सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल ये है कि आप इसको देखें, और अगर आपको समझ लगती है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से आपको बयान करूं, तो मैं उस हिसाब से भी आपको लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। सो थैंक यू, टेक केयर।